दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मनरेगा की वे योजनाएं जिनमें किसी व्यक्ति विशेष को लाभ दिया जाता है, उसमें उस व्यक्ति की क्या पात्रता होना चाहिए, अर्थात कौन व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकता है। जैसा आप जानते ही होंगे कि मनरेगा योजना एक डिमांड ड्राइव स्कीम है, अर्थात इस योजना में व्यक्ति या जॉब कार्ड होल्डर को सबसे पहले रोजगार के लिए आवेदन करना पड़ता है और उस जॉब कार्ड होल्डर्स की डिमांड के अनुसार ही उसे कोई भी निर्माण कार्य मुहैया कराया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति या जॉब कार्ड होल्डर्स को कोई रोजगार दिया जाएगा तो हमें उसे कोई न कोई निर्माण कार्य स्वीकृत करके देना होता है। मनरेगा योजना में जो निर्माण कार्य स्वीकृत होते हैं उसे मुख्यतः दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला सामुदायिक कार्य और दूसरा व्यक्ति मूलक योजना। सामुदायिक कार्य या कम्युनिटी वर्क में वह निर्माण कार्य आते हैं जिसके निर्माण पश्चात उसका उपयोग व्यक्तियों के एक समुदाय को होता है, जैसे तालाब निर्माण, सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण इत्यादि। सामुदायिक निर्माण कार्यों के बारे में मैं एक पृथक से वीडियो जारी करूंगा। आज मेरा यह वीडियो मुख्यतः व्यक्तिगत मूलक या हितग्राही मूलक योजनाओं के बारे में है। दूसरा होता है हितग्राही मूलक या व्यक्तिगत मूलक कार्य। इस श्रेणी में वह कार्य आते हैं जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचता है। व्यक्तिगत मूलक योजनाओं को इंडिविजुअल या बेनिफिशियरी स्कीम भी कहा जाता है। हितग्राही मूलक कार्यों के बारे में जब आप वेबसाइट का अवलोकन करेंगे तो इसमें आपको तकरीबन 600 से 700 प्रकार के कार्य मिल जाएंगे, परंतु जो अधिक संख्या में स्वीकृत होते हैं हम उन्हें मुख्यतः इन 6 प्रकार के कार्यों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला पशु शेड निर्माण, जो कि मनरेगा की एक काफी पॉपुलर योजना है। ये देखिए, इसका एक वीडियो मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले बनाया था जिसके करीब 1,62,000 व्यू हो चुके हैं और हर स्टेट्स में लोग इसकी अधिक से अधिक डिमांड करते हैं। दूसरा रहता है कूप निर्माण या डग वेल। मध्य प्रदेश में इसे कपिल धारा योजना के नाम से जाना जाता है। तीसरा फार्म पॉन्ड, जिसे हिंदी में खेत तालाब कहते हैं। कई राज्यों में इसे फिश पॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। चौथा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है हितग्राहियों के लिए, जिसे फलदार वृक्षा योजना कहा जाता है। मध्य प्रदेश में तकरीबन 3 साल पहले जब नमामि नर्मदे प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ था तब इस योजना के अंतर्गत बहुत बृहद मात्रा में कार्य स्वीकृत हुए थे। इस योजना को देखते ही पिछले साल उत्तर प्रदेश में इससे मिलती जुलती योजना का प्रारंभ किया गया है, जिसे वहाँ पे मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष योजना के नाम से जाना जाता है। और अभी हाल में ही लॉकडाउन के कारण क्रिएट हुए लेबर क्राइसिस के कारण झारखंड सरकार ने भी इससे मिलती जुलती योजना का कार्य प्रारंभ किया है। पांचवा रहता है मेड़ बंधन, जिसे फार्म बंडिंग के नाम से जाना जाता है। और छठवां और अंतिम रेशम उद्योग, जिसे मुख्यतः जम्मू कश्मीर और साउथ तरफ के एरिया में बहुत प्रचुर मात्रा में स्वीकृत किया जाता है। आगे वीडियो में आपको मैं इन 6 प्रकार के कार्यों के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दूंगा। जब आप केंद्र शासन द्वारा जारी मनरेगा गजट का अवलोकन करेंगे तो इसमें जिन व्यक्तियों को व्यक्ति मूलक योजनाओं का लाभ दिया जाना है उसे मुख्यतः 11 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले आप शांतिपूर्वक इन 11 पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लें। हालांकि शासन की योजनाएं बड़ी क्लिष्ट रहती हैं और सामान्य व्यक्ति को आसानी से समझ में नहीं आती है, अतः मैं आपको इन 13 पॉइंट्स के बारे में कुछ सार की बातें बताता हूँ। इन 13 बिंदुओं का सार यह है कि व्यक्तिगत मूलक योजनाओं में SC/ST वालों के लिए तो किसी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं रहता है। इस श्रेणी का व्यक्ति किसी भी योजना का लाभ उठा सकता है, परंतु मुख्य समस्या जनरल कैटेगरी वाले हितग्राहियों के साथ आती है। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ आपको कि मनरेगा योजना में बैकवर्ड क्लासेस वालों के लिए कोई अलग से कंपनसेशन नहीं है। जनरल और OBC कैटेगरी वालों को एक जैसा ही ट्रीट किया जाता है। अब चलिए ज्यादा समय ना खराब करते हुए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि जनरल या OBC वाले इस योजना का लाभ कैसे उठाएं। इसके पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ ये घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आप तक तुरंत पहुंच सके। और लाइक और शेयर भी कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे मित्र इस योजना का लाभ ले सकें। तो चलिए हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। जिन जनरल या OBC वाले कैटेगरी के लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं उन्हें मुख्यतः मैंने 6 प्रकार से वर्गीकृत किया है। सबसे पहला BPL कार्ड होल्डर, दूसरा स्मॉल या मार्जिनल फार्मर, तीसरा महिला मुखिया, चौथा विकलांग, पांचवा घुमंतु जाति एवं छठवां इंदिरा आवास योजना के हितग्राही। जब आप इन 6 बिंदुओं को देख रहे होंगे तो इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरा बिंदु, जिसमें स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स के बारे में बताया गया है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जिसे हम हिंदी
में लघु और सीमांत कृषक कहते हैं। उनकी परिभाषा यह रहती है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 5 एकड़ या 2.5 एकड़ से कम भूमि है वह इस कैटेगरी में आता है। इस पॉइंट को लेकर अक्सर कॉम्प्लिकेशन और कंफ्यूजन क्रिएट होते रहते हैं और आपको एक बात और बता दूं कि इसी पॉइंट से समाधान भी निकलता है। यह पॉइंट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अगर यह पॉइंट न होता तो मुझे नहीं लगता जनरल या ओबीसी श्रेणी के हितग्राही इस योजना का लाभ आसानी से ले सकते, क्योंकि जो जनरल या ओबीसी का कैंडिडेट होता है और जिसके पास बीपीएल कार्ड होता है उसे तो इस योजना का लाभ आसानी से मिल जाता है, परंतु हर व्यक्ति के पास बीपीएल कार्ड नहीं होता। पुराने समय में जितने लोगों के बन गए तो बन गए, अब तो बहुत मुश्किल सा हो गया है नया बीपीएल कार्ड बनाना। मेरे देखने में तो यहाँ तक आया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भी पात्रता रखता है बीपीएल कार्ड की, उसका भी कार्ड बहुत मुश्किल से बनता है। आज इस वीडियो में मैं मुख्यतः बिंदु क्रमांक 2 पर ही फोकस करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही कपिल धारा। चूंकि मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा संख्या में कपिल धारा कूप अपूर्ण थे, अतः शासन ने इसमें एक बैन यह लगा दिया है कि अब इस योजना में सबसे पहले उस व्यक्ति को लाभ दिया जाएगा जिसकी भूमि 2.5 एकड़ है। यह बात मैं जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के बारे में कर रहा हूँ। अब प्रश्न यह उठता है कि जो व्यक्ति के पास 3 एकड़ या 4 एकड़ भूमि है वह इस योजना का लाभ कैसे ले। तो उसमें इसका रास्ता इस प्रकार निकाला जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा एक प्रमाण पत्र ले लिया जाता है कि जितने भी व्यक्ति जिनकी भूमि 2.5 एकड़ से कम थी उनको इस योजना का लाभ दे दिया गया है। यदि उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया गया है तो वह व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं लेना चाहता। जब इस बात का प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत द्वारा जनपद कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो जिसकी भूमि 2.5 एकड़ से ज्यादा है उनके भी केस स्वीकृत हो जाते हैं। दूसरी इसमें एक समस्या और आती है कि जब आपका प्रकरण जनपद पंचायत में सैंक्शन के लिए पुटअप होता है तो यदि पटवारी ने धोखे से आपकी खसरा नकल में लिख दिया कि आपकी भूमि सिंचित है तो भी आपका प्रकरण स्वीकृत होने में समस्या होती है। अब इसका तोड़ इस प्रकार निकाला जाता है कि पटवारी से हम फिर से एक अलग से प्रमाण पत्र बनाते हैं कि भाई इनकी जो जमीन सिंचित है वह किसी अन्य स्रोत या पास की जमीन वाले से यह सुविधा ली गई है। इस आधार पे ही जनरल या ओबीसी वालों का केस स्वीकृत हो जाता है। ऐसे बहुत सारे क्रिटिकल दांव पेच रहते हैं जिसके आधार पे इनमें तोड़ मरोड़ करके व्यक्ति का प्रकरण स्वीकृत कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको बिंदु क्रमांक 3 के बारे में समझाता हूँ। सामान्य वर्ग या पिछड़ वर्ग की ऐसी कोई महिला जो परिवार प्रमुख है उसके प्रकरण स्वीकृति में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आती है, उसका प्रकरण आसानी से स्वीकृत हो जाता है, चाहे उसकी भूमि 5 एकड़ हो या 25 एकड़ हो। सेम इसी प्रकार बिंदु क्रमांक 4 में होता है, अर्थात कोई सामान्य वर्ग या पिछड़े वर्ग का व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से विकलांग है, उसके प्रकरण के स्वीकृति के समय भी कोई भूमि का बाउंडेशन नहीं होता है। इसी प्रकार आप बिंदु क्रमांक 5 को देखिए, जो घुमंती जाति के लोग होते हैं जिसे अक्सर हम बंजारा इत्यादि कहते हैं, उन्हें भी मनरेगा में विशेष प्रकार से छूट दी जाती है। उनके प्रकरण के स्वीकृति समय भी कोई भूमि का बाउंडेशन नहीं होता है। इसी प्रकार आप छठवां और अंतिम बिंदु देखिए, जिसमें ऐसा कोई व्यक्ति जो इंदिरा आवास योजना का हितग्राही है उसका प्रकरण भी आसानी से स्वीकृत कर दिया जाता है। एक बात मैं और आपको कहना चाहता हूँ कि प्रकरण स्वीकृति के समय माननीय मंत्री, सांसद या विधायक महोदय के किसी प्रकार की कोई अनुशंसा होती है तो उनके प्रकरणों में भी स्वीकृति के समय प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि उसमें भी भूमि में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाता है। हाँ, आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि पिछले साल सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक जीआईएस प्लान की रूपरेखा आई थी। जीआईएस प्लान में यह बात स्पष्ट रूप से मेंशन की गई थी कि हम कपिल धारा कूप या खेत तालाब हर उस व्यक्ति का कर सकते हैं जो व्यक्ति जॉब कार्ड होल्डर्स है, अर्थात उसमें उसकी भूमि को लेकर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन मेंशन नहीं की गई थी। उसके पीछे शासन की मंशा यह थी कि कोई भी व्यक्ति यदि कपिल धारा कूप या फार्म प्लांट का निर्माण करता है तो इसके निर्माण पश्चात वह अपनी फसल को अच्छी उत्पादकता दे सकता है, अतः वह व्यक्ति राष्ट्र हित में तो काम कर ही रहा है। हालांकि इस बारे में केंद्र शासन द्वारा अभी खुलकर किसी प्रकार के कोई आदेश नहीं आए हैं। अभी आप वर्तमान स्थिति में देखें तो कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण पिछले वर्ष की तुलना में बहुत कम मैंडेज क्रिएट हो रहे हैं, अतः शासन द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इस बारे में छूट दी गई है कि मैंडेज बढ़ाने के लिए यदि फाइल में कुछ 19 या 20 है तो उसका भी प्रकरण स्वीकृत कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यही समाप्त करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके बाद भी आपकी यदि किसी प्रकार की कुछ क्वेरी रहती है तो ये देखिए, मेरे दोनों नंबर हैं। पहला मेरा नंबर व्हाट्सएप है और दूसरा कॉलिंग है। आप कभी भी मुझे किसी भी समय फोन कर सकते हैं। नमस्कार।